एक लाल साड़ी पहने एक औरत दिखी जिसका मुंह उन्हें साफ दिखाई नहीं, जैसे कि पूरा मुंह जला हुआ हो। और अपनी भैंस को देखा तो वो मर चुकी थी। तो उनकी पत्नी वहाँ पे कंगन बजा बजा के, चूड़ी बजा बजा के हंस रही थी। वो बिल्कुल लाल साड़ी पहने, मैं इसे लेके जाऊंगी, तुम क्या इसे बचा पाओगे? तुम कोई नहीं बचा पाओगे, और तो मैं तुम सबको भी लेके जाऊंगी एक एक करके। मैंने पूछा उसे चिल्ला के, तो मेरा गला दबा के मुझे धक्का दे दिया कि दूर हटो मुझसे, दूर हटो, और खेत में टोटका रखा। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ ले जिसे वो ज़िंदगी भर हटा ना पाए। वैसे आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल जो हमेशा रहता है कि आपके अंदर कितना लालच है। क्या आप रोड पर जब चल रहे हो और आपको कुछ 500 के नोट मिल जाएं, कुछ 500, 1000, 2000, तो क्या आप उन्हें उठाएंगे या उन्हें छोड़ देंगे? मैं शर्त लगाता हूँ एक बारी को आप नोटों को छोड़ दें, लेकिन अगर आपको गोल्ड मिल जाए तो क्या आप उन्हें छोड़ेंगे? आज का पूरा रियल इंसिडेंट हमें अनामिका ने भेजा है। ये पूरा रियल इंसिडेंट अनामिका की मम्मी के ताऊ जी के साथ हुआ था और ताऊ जी के दोस्त के साथ हुआ था। पूरा रियल इंसिडेंट शुरू होता है 1987 में, यूपी कन्नौज की बात है। अनामिका ने बताया कि अक्षय भाई, मेरी मम्मी ने हमें बताया कि हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन थी यूपी कन्नौज में, वो थोड़ा आउटर एरिया में थी। तो मेरी मम्मी के ताऊ जी और उनके दोस्त राजन, वो हमेशा रात को, शाम को गेड़ी लगाने जाते थे, अपने खेतों की तरफ होके आते थे, ये देखते थे कि हमने जो फसल उगाई है वो किस तरीके से चल रही है। अब यहाँ से हम सारे कैरेक्टर को हटा के सीधा ताऊ जी और उनके दोस्त राजन की तरफ आ जाते हैं। अनामिका ने बताया कि भाई, एक दिन की बात है जब मेरे ताऊ जी अपने दोस्त के घर गए, राजन के घर, और उस दिन राजन घर पे नहीं था। तो मेरे ताऊ जी ने सोचा कि शाम को वो घूमते हुए जाएंगे और खेतों की तरफ नज़र मारते हुए आ जाएंगे। जो ताऊ जी थे वो राजन के बहुत अच्छे दोस्त थे। कोई भी लड़ाई हुआ करती थी तो ताऊ जी हमेशा राजन के साथ खड़े रहते थे। अनामिका ने बताया कि उस रात जब ताऊ जी खेत की ओर गए तो उन्होंने देखा कि उनके खेत में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजन क्योंकि आज आया नहीं था तो ताऊ जी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि राजन की खेत की तरफ वो नज़र मार ले। ताऊ जी ने उस टाइम पे देखा कि राजन के खेत के बीचों बीच कोई औरत है और वो वहाँ पर कुछ कर रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वो ज़मीन में किसी चीज़ को गाड़ने की कोशिश कर रही है या ज़मीन से किसी चीज़ को निकालने की कोशिश कर रही है। ताऊ जी ने इस चीज़ पर नज़र मारी और ताऊ जी वहाँ पर अचानक से खड़े हो गए। वो सावधान की पोजीशन में खड़े होकर ये देख रहे थे कि ये मेरी आंखों का भ्रम है, यह सही में कोई औरत कुछ करने की कोशिश कर रही है। जब तक ताऊ जी नज़र मारते, वो औरत जो थी वो इस तरीके से कुछ करने लगी कि वहाँ पर जो हल्के फुल्के पेड़ थे वो हिलने लगे। ताऊ जी ने उसी टाइम उस खेत में, जो उनके राजन दोस्त का खेत था, वहाँ पर उन्होंने आवाज़ मारी कि खेत के अंदर कौन है, कौन क्या कर रहा है वहाँ पर, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कौन हो, महिला जरा सामने आना। ताऊ जी इतना ही बोले थे, वो जो महिला वहाँ पर थी, जो औरत वहाँ पर थी, वो अपना सामान उठाकर अचानक से वहाँ से भागती है। ताऊ जी को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। ताऊ जी ने सोचा कि मैं राजन के खेत में जाके देखता हूँ, लेकिन जब वो आसपास नज़र मारते हैं तो देखते कि वो जो औरत थी वो वहाँ से जा चुकी थी। ताऊ जी इन सब चीज़ों में इतना फंस गए थे कि रात को आते टाइम वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। आपको जैसे कि बताया कि उनके जो खेत थे वो यूपी कन्नौज के आउटर एरिया में थे। ताऊ जी पैदल पैदल अपने घर आ रहे थे। जब ताऊ जी वापस आ रहे थे तो अचानक से उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके पीछे कोई है। दबे पैर ताऊ जी का कोई पीछा कर रहा था। ताऊ जी ने हल्का सा पीछे मुड़ के देखा तो उस टाइम पर उन्हें कोई नहीं दिखा। अनामिका ने बताया कि अक्षय भाई, ताऊ जी जो थे मम्मी के, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और ऐसा लगा जैसे कोई औरत है जो उनका पीछा कर रही है। धीरे धीरे पायल खनखनाने की आवाज़ उनके करीब आती रही। ताऊ जी इस चीज़ को सुनने के बाद काफ़ी डर गए थे। उनके दिमाग में दहशत धीरे धीरे भरने लगी थी। रात का अंधेरा, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। ताऊ जी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वहाँ पर आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी। ताऊ जी ने दूसरी बार पीछे मुड़ के नज़र मारी। हालांकि ये चीज़ बहुत गलत थी, बट ताऊ जी ये चीज़ देखना चाहते थे कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। ताऊ जी धीरे धीरे आगे बढ़ते चले और जब वो थोड़ा सा आगे बढ़े तो अपने गाँव में उन्होंने एंट्री ही ली थी। एक इंसान था जिसने अपने घर में एक कुत्ता पाला हुआ था।
वो कुत्ता जो हमेशा ताऊ जी को बहुत प्यार करता था क्योंकि ताऊ जी उसे हमेशा खाने को कुछ दिया करते थे, वो कुत्ता ताऊ जी की तरफ देखकर अचानक से बहुत तेजी से भौंकने लगते हैं। ताऊ जी की जब नज़र पड़ी कि ये कुत्ता मुझे देख के भौंक रहा है, मतलब ताऊ जी को बहुत अचंभा हुआ क्योंकि ताऊ जी हमेशा उसे खाने को कुछ दिया करते थे, तो वो कुत्ता बहुत प्यार से रहता था उनके साथ। लेकिन इसके बाद जब ताऊ जी की नज़र पड़ी कि वो जो कुत्ता है वो ताऊ जी की तरफ देख के नहीं भौंक रहा, ताऊ जी के पीछे देखकर वो भौंक रहा है। ताऊ जी ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, उन्होंने देखा एक औरत जो लाल कपड़े में है, जिसका मुंह बुरी तरीके से जला हुआ है, और वो औरत हवा में थोड़ी सी उठी हुई है और वो ताऊ जी की तरफ ही आ रही थी। ताऊ जी उसी वक्त अपने आप को संभाल नहीं पाए और उसी जगह पर बेहोश हो गए। कुछ देर बाद कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने ताऊ जी को वहाँ पर बेहोश देखा और वो कुत्ता जो वहाँ पर था वो ताऊ जी को देखकर बहुत बुरी तरीके से भौंक रहा था। ताऊ जी को गाँव वालों ने उठाया, जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे, और ताऊ जी से बहुत पूछने की कोशिश की कि आपके साथ हुआ क्या, बट ताऊ जी ने कोई जवाब नहीं दिया। ताऊ जी ने जस्ट इतना बोला कि मैं चल रहा था, शायद मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं बुढ़ापे की वजह से, और मेरा पैर फिसल गया या फिर मुझे धक्का सा लगा, मैं गिर गया, तो इस वजह से मैं बेहोश हो गया था। ताऊ जी को बहुत अच्छे से मालूम था कि ताऊ जी ने क्या देखा है। ताऊ जी वहाँ से सीधा अपने घर पे आए और उन्होंने अपनी माता जी को सब कुछ बता दिया कि माता जी, जब मैं वापस आ रहा था तो राजन के खेत में मैंने किसी औरत को काम करते देखा। मेरे पीछे किसी पायल के छनकने की आवाज़ आ रही थी। वो जो कुत्ता हमारे घर के पास रहता है वो अचानक से देखकर भौंकने लगा। मैंने 2 बार पीछे पलट के देखा, मुझे कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन जब उस कुत्ते के भौंकने पर मैंने पलट के देखा तो वहाँ पर एक औरत थी जो लाल साड़ी में थी, जिसका मुँह जला हुआ था, जो हवा में थी और जो मेरी तरफ फुल स्पीड में आ रही थी। उनकी मम्मी ने इस चीज़ को सुना और सिर्फ एक ही बात बोली कि बेटा आज रात निकाल ले, कल मैं गुरुजी के पास जाऊंगी और गुरुजी से सारी बात डिस्कस करूंगी, उन्हें बताऊंगी कि तेरे साथ क्या हुआ है। ताऊ जी उस रात बिल्कुल भी चैन से सुकून से सो नहीं पाए। वो जो पायल छनकने की आवाज़ थी वो उनके घर के बाहर से रेगुलर बेसिस पे आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती गई, कैसे न कैसे वो रात निकल गई। जैसे ही ताऊ जी की मम्मी घर से निकली गुरुजी के पास और गुरुजी के आश्रम के बाहर पहुंची, गुरुजी वहाँ पर बैठे हुए थे। जब तक ताऊ जी की मम्मी गुरुजी को कुछ बताती, गुरुजी ने खुद से बोल दिया कि आपके लड़के को दूसरों के काम में पड़ने का बहुत शौक है, अब पड़ा हुआ है ना खाट पे। जो ताऊ जी की मम्मी थी वो बुरी तरीके से अचंभित हो चुकी थी कि गुरुजी को ये चीज़ कैसे पता चली कि ताऊ जी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। ताऊ जी की मम्मी ने बहुत पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ है मेरे बेटे के साथ, लेकिन गुरुजी ने कुछ भी नहीं बताया। गुरुजी ने सिर्फ इतना बोला कि तुम्हारा लड़का बहुत शौक रखता है दूसरों के बीच में पड़ने का, इसी वजह से उसके साथ कोई हवा टकरा गई है। ताबीज़ दिया, भभूति दी और बोल दिया कि 2-3 दिन में तुम्हारे बेटे की तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन अब उसे बोल देना कि अभी कुछ टाइम के लिए खेत की ओर ना जाए। जो ताऊ जी की मम्मी थी वो घर पे वापस आई, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया, सिर्फ हाथ में ताबीज़ बांध दिया और भभूत उनके सर पे लगा दी। ये चीज़ होते हुए 1-2 दिन ही बीते थे। ताऊ जी की तबीयत बहुत अच्छे से रिकवर कर रही थी, वो अपने सेहत पे बहुत ध्यान दे रहे थे और उनकी सेहत में बहुत बदलाव आ गए थे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत वीकनेस थी। राजन को जब ये चीज़ पता चली कि उनके जो दोस्त हैं उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और वो किसी घर के बाहर पड़े मिले थे, क्योंकि गांव में ये चीज़ जो होती है ये रुकती नहीं है। राजन को जैसे ही मालूम पड़ा तो राजन ताऊ जी से मिलने आए। राजन ने ताऊ जी से पूछा कि अचानक से क्या हुआ, इतना सब कुछ 2-3 दिन के अंदर इतनी तबीयत ख़राब भी हो गई और इतना सब कुछ ही गाँव में आप गिरे मिले। ताऊ जी ने एक एक चीज़ अपने दोस्त राजन को विस्तार में बताई कि भाई देख, तेरे खेत में कोई कुछ कर रहा था, मैं वहाँ से वापस आया, मैंने उस औरत को आवाज़ भी मारी, पर तेरे खेत में मुझे कोई भी देखने को नहीं मिला। लेकिन जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे इस तरीके से एक औरत दिखी जिसका मुंह जला हुआ था, लाल कपड़े में थी, हवा में उठी हुई थी और कुत्ता बुरी तरीके से भौंक रहा था। मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। जो ताऊ जी थे उन्होंने राजन को बस एक इशारा दे दिया था कि तू जब जाएगा तो अपने खेत की तरफ देख लियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे खेत में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। राजन ने ताऊ जी का 2 मिनट में मजाक बना दिया ये बोल के कि यार तू सही में इन चीज़ों पर भरोसा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बाकी शुक्रिया कि तूने मेरे खेतों का इतना ध्यान रखा, अब मैं जा रहा हूँ तो मैं अपनी तरफ से तेरे खेतों का ध्यान रखूँगा। ताऊ जी को 2 दिन हो गए थे वो खेत में नहीं गए थे। आज राजन अपने खेत की ओर आगे बढ़ते हैं। जब वो अपनी खेत की ओर आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने देखा कि ताऊ जी का खेत तो बहुत अच्छा चमक रहा है। राजन ने देखा कि उनके खेत में ऐसा लग रहा था जैसे उनकी फसल के ऊपर से कोई चल के गया। राजन को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। राजन आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन में कोई चीज़ दबाई हुई है। वहाँ पर एक काला कपड़ा था, उस काले कपड़े को
राजन ने बाहर खींचने की कोशिश की तो वो काला कपड़ा नहीं निकला, और जब उन्होंने ज़मीन को खोदना शुरू करा तो अंदर से एक मटका निकला। जब उन्होंने उस काले कपड़े को हटाया और मटके को देखा तो उसके अंदर श्रृंगार का सारा सामान रखा था, लिपस्टिक, सिंदूर, ऐसी ऐसी चीज़ें जैसे आप देखते हैं कि एक औरत यूज़ करती है, एक लाल साड़ी और ऐसी ऐसी चीज़ें, जिस सामान को देखकर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि मेरे खेत के बीच में मटका कहाँ से गड़ा हुआ है। लेकिन जो सबसे अचंभे वाली चीज़ थी, जब वो सारा सामान निकाला गया तो उसमें कुछ कड़े पड़े हुए थे, कड़े जो हाथों में पहने जाते हैं। राजन ने देखा कि ये कड़े बिल्कुल गोल्ड के लग रहे हैं, मतलब ये सोने के कड़े मेरे यहाँ पर कौन गाड़ के चला गया। राजन ने अपनी तसल्ली के लिए पत्थरों पर रगड़ के देखा और वो इस चीज़ को समझ गए कि ये प्योर गोल्ड है, ये सोना है जो उन्हें उनके खेत में मिला था। राजन जैसे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि ये तो मैंने सुना था कि खेत में से सोना उगता है, लेकिन आज मैंने पहली बार देख लिया कि मेरी ज़मीन में से सोना निकला है। वो उस पूरे मटके को लेकर अपने घर आ गए। उन्होंने अपनी माताश्री और अपने पिताजी को बहुत अच्छे से बताया कि खेत के बीचों बीच एक मटका मिला है जिसमें कड़े हैं सोने के। राजन की जो मम्मी थी वो 1 सेकंड में समझ गई थी कि कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। उनकी मम्मी ने साफ साफ राजन को बोला कि बेटा देख, ये जो भी चीज़ है ये ठीक नहीं है, हमारे खेत के बीच में ये टोटका रखा गया है। राजन ने इस चीज़ पर बिल्कुल बिलीव नहीं किया। राजन ने बोला कि मम्मी आप क्या चाहते हो, आप साफ साफ बता दो। राजन की मम्मी ने बोला कि अभी के अभी इसे पानी में बहा के आ जा। राजन ने बोला कि मम्मी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं ये काम कल सुबह कर दूंगा, आज रात मुझे सुकून से सोने दो, मैं इतने टाइम बाद तो खेतों में गया था, मैं बहुत थक गया हूँ। उनकी मम्मी ने बोला इस चीज़ को ध्यान में रखना, लालच मत रखना और जितनी जल्दी हो सके इसे पानी में बहा देना। आज रात निकाल लो पर कल सुबह पानी में इसे बहा देना। राजन ने इस बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताया था। राजन की एक पत्नी थी और उनका 3 साल का बच्चा था। राजन ने अपने कमरे के अंदर मटका रख दिया अपनी बीवी को बिना बताए, और राजन इस चीज़ से बेखबर होकर बिल्कुल आराम से सो गए कि आज रात उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। राजन की बीवी को रात के 2 से 3 के बीच में उस मटके के अंदर से एक छनछनाने की आवाज़ आती है। राजन की बीवी उठती है और जब वो उठ के देखती है तो वो देखती है कि मटके का सारा सामान उनकी ज़मीन पर पड़ा हुआ है। राजन की बीवी को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था कि उसके अंदर सोने के कड़े थे। राजन की बीवी सारा सामान समेट कर उस मटके में रखना शुरू करती है और जैसे ही उनकी नज़र सोने के कड़े पे जाती है वो जैसे पागल सी हो जाती है। उन्हें ये पता चल गया था कि उनके हाथ कोई बहुत बड़ा खजाना लग गया है, लेकिन उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि ये चीज़ें जो दिखने में इतनी सुंदर लग रही हैं या आखिरी में किसी की जान लेके जाएंगी। राजन सुबह 4 बजे उठे और उन्हें पानी की बहुत बुरी तलब लगी। वो अपने बाहर जो ट्यूबवेल लगा था, जो हैंडपम्प था, वहाँ पर गए ताज़ा पानी पीने के लिए। वहाँ पर अचानक से जाके 4 बजे राजन का पैर फिसला और उनका हाथ सीधा दराती पर जाके लगा, जहाँ पर उनका हाथ बहुत बुरी तरीके से कट गया था। राजन ज़ोर से चिल्लाए, जिसको सुनने के बाद उनकी मम्मी खड़ी होके आई और उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि देखा बेटा, मुझे लग रहा था ना कि इस घर में कोई ना कोई विपत्ति आने वाली है, जितनी जल्दी हो सके उस मटके को बहा दो। राजन ने अपनी मम्मी का मजाक बना दिया कि मम्मी अब इस घर में जो भी होगा सिर्फ उस मटके और उस कड़े की वजह से होगा क्या? ऐसा नहीं होता मम्मी। हाथ में पट्टी बांधी गई और राजन अपनी जगह पर जाकर थोड़ी देर लेट गए। लेकिन उनके दिमाग में भी ये चीज़ चल रही थी कि यार मम्मी की तसल्ली के लिए वो मटका मुझे फेंकना पड़ेगा। राजन वो मटका उठाते हैं। सुबह 5:30 बजे वो एक नहर में फेंक के आ जाते हैं। लेकिन उन्हें भी इस चीज़ का नहीं मालूम था कि उनकी जो बीवी थी उन्होंने सोने के कड़े अपने पास रख लिए थे। जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने बताया कि मैं मटका फेंक के आ गया हूँ मम्मी। राजन की बीवी चुपचाप से राजन को बोलती है कि वो सोने के कड़े मैंने रख लिए थे, मुझे नहीं लगता कि उनको फेंकना ठीक होगा, आगे जाके वो हमें आर्थिक स्थिति में काफ़ी मदद कर सकते हैं। राजन ने अपनी बीवी को बोला कि सुनो, मम्मी को इस बारे में मत बताना, उन कड़ों को तुम रख लो लेकिन मम्मी को बिल्कुल मत बताना। राजन ने सुबह सारा काम निपटाया, अपनी मम्मी को नहीं बताया कड़े के बारे में और वो अपने खेतों की तरफ निकल गए। उस दिन राजन की वाइफ ने घर में किसी से भी बात नहीं की। ऐसा लगा जैसे कोई खामोशी उनके चेहरे पर अचानक से आ गई है। जब राजन अपने खेत से काम करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी ने उनके लिए खाना तैयार कर रखा है। छोटा सा बच्चा 3 साल का जो इधर उधर चलने की कोशिश कर रहा है। अचानक से राजन ने जब खाना खाया तो उन्हें खाने में नमक बहुत कम लगा। उन्होंने अपनी बीवी से बोला कि नमक बहुत कम है। उनकी बीवी ने अचानक से इस तरीके से रिएक्ट किया जैसे उनकी बीवी है ही नहीं। उनकी बीवी ने साफ बोला कि आपको तो हर चीज़ में कमी ही नज़र आती है, अभी नमक कम दिख रहा है, कल को प्यार कम दिखेगा। और ये बोलने के बाद किचन में सारे बर्तन गिराने शुरू कर दिए। राजन इस टाइम पर सोच में पड़ गए कि ये मेरी बीवी है,
ये इस तरीके से बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है, मतलब मैंने सिर्फ नमक मांगा था। राजन ने बोला कि तुम्हारी इन हरकतों को देखकर हमारा बच्चा डर रहा है, अपनी हरकतें सुधार लो। राजन की जो बीवी थी वो चिल्ला के बोलती है, कौन सा बच्चा, कैसा बच्चा, किसका बच्चा, मेरा बच्चा यहाँ पर नहीं है और मेरा कोई बच्चा है ही नहीं। राजन ने जब ये सुना, राजन को इतना गुस्सा आया, राजन उठे और उन्होंने अपनी बीवी के मुंह पे एक झापड़ लगा दिया। ये झापड़ लगने के बाद जैसे ही वो होश में आई, उन्होंने देखा बच्चा रो रहा है, तो जो राजन की बीवी थी वो उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगी कि बच्चा इतनी देर से रो रहा है, आपसे उठाया नहीं जा रहा। राजन 2 मिनट तो कंफ्यूज हो गए ये सोच के कि यार ये चल क्या रहा है, मतलब हो क्या रहा है। राजन ने खाना खाया और राजन आराम करने को चले गए। एक दिन राजन खेत को होके आए, घर में सब कुछ ठीक था। दूसरे दिन जब राजन खेत में गए, उन्होंने देखा उनकी सारी फसल अचानक से बर्बाद हो गई है, बुरी तरीके से सूख गई है और इसका कोई रीज़न नहीं था। उस दौरान ताऊ जी अपने घर पे आराम कर रहे थे, उन्हें 1 हफ्ते आराम करने के लिए बोला था गुरुजी ने। राजन ने देखा कि ताऊ जी का खेत बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे खेत की फसल एकदम से कैसे पूरी बिगड़ गई है। राजन अपने घर पे वापस आए और उन्होंने अपने घर पे बताया कि हमारी खेती पूरी बेकार हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे खेत में बुरी तरीके से कीड़े पड़ गए हैं, हमारी पूरी फसल खराब हो गई है। तभी अचानक से राजन की मम्मी बोलती है कि सुनो, अगर पैसे की इतनी दिक्कत है तो हमारे बगल वाले हमारी भैंस खरीदने को बोल रहे थे। राजन के परिवार में एक सदस्य और था जो उनकी भैंस थी। राजन उसे बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से घर की कंडीशन हो गई थी, राजन के दिमाग में यही चल रहा था कि अब बगल वालों को भैंस बेचनी पड़ेगी क्योंकि हमारी पूरी खेती खराब हो गई है, हमारी पूरी फसल में कीड़े पड़ गए हैं। राजन अपने बगल वालों से बात करते हैं और उनके बीच में एक रकम तय होती है और 2 दिन बाद उस रकम को लेने देने की बात चल रही थी। राजन सो जाते हैं। रात को 2 से 3 के बीच में राजन की आँख खुलती है और वो देखते हैं कि उनकी बीवी कमरे से गायब है, उनका बच्चा कमरे में अकेला पड़ा हुआ है और वो दूसरे बेड पे सो रहे हैं। राजन बाहर निकल के देखते हैं तो उनकी जो बीवी होती है वो हाथों में कड़े पहनकर इस तरीके से बजा रही थी। राजन अचानक से देखते हैं कि उनकी जो भैंस है वो साइड में पड़ी हुई है और बिल्कुल भी नहीं हिल रही। राजन ने जब ये देखा कि मेरी बीवी ऐसी हरकतें कर रही है, राजन ने देखा उनकी भैंस अभी ख़त्म हो चुकी है। राजन अपनी बीवी को समझाने चले कि चुपचाप कमरे में जाओ, ये हरकतें मत करो, मुझे ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। राजन की बीवी खड़ी होती है और अचानक से बोलती है कि मैं यही सब करूँगी और इस घर को मैं बर्बाद कर दूँगी, तुम चिंता मत करो, अभी फसल गई है, अभी भैंस गई है, इसके बाद यहाँ पर एक एक की मृत्यु होगी और वो बच्चा भी मरेगा। राजन ने जब ये चीज़ सुनी कि उसके बच्चे के लिए ये चीज़ बोली जा रही है, राजन ने अपनी बीवी को घुमा के एक चाटा मारा। चाटा लगते ही उसकी जो बीवी थी वो वहाँ पर बेहोश हो गई। भागकर माता पिताजी बाहर आते हैं और वो देखते हैं तो उनके मुंह से एक ही बात निकलती है कि बेटा, हमारे घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है, किसी ने कुछ बहुत गलत कर दिया है, तुम किसी को दिखा लो। राजन उस रात अपनी बीवी को सुलाता है, खुद सोता है, सुबह उठता है। अगले दिन वो ताऊ जी के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बता रहा होता है। खेतों के पास ये दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एक इंसान भागा भागा आता है और वो बोलता है, राजन तू यहाँ बैठा है, तेरे को पता है तेरे घर में कितनी बड़ी लड़ाई लगी हुई है। राजन बोलता है, मेरे घर में लड़ाई लगी हुई है, क्या हुआ? तो वो इंसान बताता है कि तेरी बीवी ने तेरी माँ का गला घोट दिया, जाके देख, तेरे घर में बहुत बवाल मचा हुआ है। ताऊ जी बोलते हैं कि रुक जाओ। जिस तरीके से ताऊ जी को सारी बातें बताई थी, ताऊ जी इन चीज़ों पर भरोसा करते थे। ताऊ जी ने बोला कि अभी भी मेरे घर में वो बबूत रखी हुई है, हम उस बबूत को लेके चलते हैं तुम्हारे घर पे, तुम्हारी बीवी के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब ये अपने घर पे आते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे और जो राजन के मम्मी पापा थे वो बाहर खड़े थे 3 साल के बच्चे को हाथ में लेके। ताऊ जी अपने साथ बबूत लेके आए थे, राजन के साथ आए थे और वो यही बोल रहे थे कि पहले पता करते हैं हुआ क्या है। राजन अपनी माँ से पूछता है कि मम्मी क्या हुआ, तो उनकी मम्मी बताती है कि बेटा अचानक से भाऊ को पता नहीं क्या हुआ, भाऊ ने बच्चे को मारना शुरू कर दिया, खाट से उठा के फेंक दिया। जब हम बीच में आए तो मेरा गला दबा दिया, इस वजह से हमने भाऊ को अंदर कमरे में बंद कर दिया है। ताऊ जी ने बोला कि जैसे ये कमरा खुलेगा कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी होगी। राजन को ताऊ जी ने बोला कि मेरे हाथ में बबूत है, तू बस अपनी बीवी को पकड़ लियो, मैं बबूत मार दूंगा, वो पक्का शांत हो जाएगी, मुझे अपने गुरुजी पे भरोसा है। जैसे ही कमरा खुला, जो चीज़ें सोची गई थी वो बिल्कुल अपोजिट हुई। जो बीवी थी वो उनकी तरफ ना भाग के उनके अपोजिट दीवार के चिपक गई और ये बोलने लगी कि ये बबूत मुझे मत मारना, मैं आराम से चली जाऊंगी, मुझे बबूत मत मारना। अचानक से ये बोलने के बाद सीधा उन दोनों के ऊपर उछलती, ताऊ जी और राजन के ऊपर। ताऊ जी ने सीधा बबूत उनके मुंह पे मारी और वो जो औरत थी, मतलब जो राजन की वाइफ थी, वो वहाँ पर बेहोश हो गई। वहाँ पर बिल्कुल भी देर नहीं बरती गई और राजन ने एक बैलगाड़ी मंगवाई, अपनी बीवी को उस पर लेटाया, ताऊ जी उस पर बैठे, माता पिता उस पर बैठे 3 साल के बच्चे को लेकर, और सीधा आश्रम की तरफ निकल गए। आश्रम के बाहर पहुंचते ही जो बीवी थी, जो अभी तक बेहोश थी, अचानक से वो होश में आ गई
और होश में आने के बाद उसने जैसे अपना आपा बिल्कुल खो दिया। वो बुरी तरीके से वहाँ पे चिल्लाने लगी। गुरुजी के सामने पहुँचने पर जो बीवी थी राजन की वो बिल्कुल शांत हो गई। एक सर्कल बनाया गया जहाँ पर अपनी विधि विधान गुरुजी ने की और गुरुजी ने अपनी शक्तियों से वो जो एक पूरा घेरा बनाया हुआ था मंदिर के बाहर उसे तोड़ा, जहाँ पर एंटिटी को अंदर आने को बोला, क्योंकि मुक्त करने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी था कि ये एंटिटी राजन की बीवी के अंदर कैसे आई और ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई थी। गुरुजी ने सीधा एंटिटी से पूछा कि क्या करने आई है यहाँ, क्यों इसका पीछा कर रही है। उस एंटिटी ने साफ बता दिया कि जो राजन है उसके बगल वाले जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, खेत में उनका हिस्सा बनता था, जिस वजह से इनका केस हो रखा है और इसी वजह से उन लोगों ने इनके खेत में टोटका करा था। इन लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ पर भरोसा नहीं था कि मुझे उस मटके में दबाया गया है, सोने के कड़े के लालच में आके इन्होंने अपने घर में मुझे पनाह दे दी थी। जब राजन की मम्मी को ये चीज़ पता चली तो उन्होंने गुरुजी के हाथ जोड़े और गुरुजी ने वहाँ पर 3-4 घंटे का यज्ञ किया। लेकिन गुरुजी को एक बात समझ में आ गई थी कि यह एंटिटी इतनी स्ट्रांग है, इसने इस तरीके से बीवी को पोजेस कर लिया राजन की कि इसे ना तो ख़त्म करा जा सकता है ना ही कैद करा जा सकता है। गुरुजी ने इनके सामने एक शर्त रखी कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि उन्हीं के ऊपर डाल देंगे जिन्होंने ये सब कुछ करा है और वो ही लोग भुगतेंगे। सारे घर वालों ने खूब ट्राई करा इस चीज़ को कि इस आत्मा को मुक्ति दिला दी जाए, इस एंटिटी को कैद कर लिया जाए या कहीं छोड़ दिया जाए, लेकिन कोई ऑप्शन ऐसा नहीं था क्योंकि मारन क्रिया की गई थी। अब जब किसी के पास कोई चारा ही नहीं था, ताऊ जी से डिस्कस करा गया, राजन से डिस्कस करा गया, परिवार में आपस में सब ने डिस्कस करा और एक ही सॉल्यूशन निकला कि उसे उसी घर पे छोड़ दिया जाए जहाँ से ये एंटिटी आई है। गुरुजी ने पूरे विधि विधान से उस आत्मा को वहाँ से भेजकर उन्हीं के घर पे छोड़ दिया जिन्होंने भेजा था। अब आती है मुद्दे की बात। राजन को गुरुजी ने बोला कि तुम्हें अपना पूरा घर खिलवाना पड़ेगा। सबको ताबीज दिए गए, बबूत दिया गया और गुरुजी ने उन्हें उनके परिवार को सलामत बचा लिया। अब जो करने वाले हैं वो अपनी लड़की को जगह जगह घुमाते फिर रहे हैं, लेते घूम रहे हैं। 1987 से लेके आज 2024 हो गया, उस औरत की एज इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, वो जो लड़की थी आज तक उसकी शादी नहीं हुई और उस आत्मा से वो बॉडी कभी फ्री ही नहीं हुई। अब यहाँ से आपको समझ में आता होगा कि जो लोग काले जादू का सहारा लेते हैं, ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं, जो लोग सोचते हैं कि हम किसी का बुरा कर देंगे और हम बच जाएंगे, तो आपको ये समझ नहीं आता कि पीढ़ी दर पीढ़ी आप उसके शिकार हो जाओगे। अनामिका ने बताया कि अक्षय भाई, गुरुजी ने इतना तक बोला था कि ये लड़की जब जाएगी तो इसके घर का कोई और शिकार बनेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग भुगतेंगे। और मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में अनामिका ने खुद ये चीज़ बोली कि जिस तरीके से इंसान लालच की ओर बढ़ रहा है, जिस तरीके से चोरियाँ हो रही हैं, मक्कारी हो रही है, करप्शन बढ़ता जा रहा है, इसी तरीके से हम लोग कलयुग को खुद बढ़ावा दे रहे हैं कि हर इंसान के अंदर वो अपना वास कर ले। इसी तरीके से चलता रहा तो इंसान इंसान को खाने पर मजबूर हो जाएगा। एक दिन इंसान सिर्फ ये सोचेगा कि दूसरे इंसान को लूट कर उसका सारा पैसा खींच कैसे लिया जाए। हालांकि अब ज़िंदगी में हो भी यही रहा है, लेकिन यहाँ से यही सबक मिलता है कि लालच एक बहुत बुरी बला है। जिसने इसे अपनाया है वो इस ज़िंदगी को हमेशा के लिए छोड़ के चला गया है। ये लोग शिकार हुए, ये लोग टाइम से एक ऐसे गुरुजी को मिल गए जो ये लोग बच गए, लेकिन अगर आप अगले शिकार हो गए तो आप कितने बाबा बदलोगे या आपको भी मालूम नहीं चलेगा। हालांकि ऐसे रियल इंसिडेंट के बाद हमारी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट होती है कि जो नए व्यूअर्स चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। जिस तरीके से हम सब्सक्राइबर से कनेक्ट होते हैं, उनके रियल इंसिडेंट लेके आते हैं, उनके कमेंट को हम पिन करते हैं, इतनी मेहनत कौन करता है भाई। हम भी आपसे जस्ट छोटी सी मेहनत चाहते हैं कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और अब सबसे ज़्यादा मज़ेदार किस्से की बात कि लोग हमारे सामने अब आ रहे हैं कैमरे पे, पॉडकास्ट पे अपना पूरा रियल इंसिडेंट बता रहे हैं। तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आपको अगर लगता है कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है या आपने सुना है, तो दिल्ली में हमारा सेंटर है। गेस्ट के साथ हम सब्सक्राइबर्स को भी बुला रहे हैं और चैनल पे पूरा उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, जहाँ पर वो लोग इतने धमाकेदार किस्से बता रहे हैं, जहाँ पर लोग कहते हैं कि हमारे बगल में एंटिटी बैठी और अक्षय भाई हम अभी भी इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं। तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं? प्रक्रिया में आपको बता देता हूँ। जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन पे आपको दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज देना है और नीचे मेंशन कर देना कि अक्षय भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है। टीम एक बार रिव्यू करेगी और आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद कभी आपके साथ कोई दर्दनाक हादसा या पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो जो आप चाहते हैं मेरी ज़ुबानी की मैं नैरेट करूं, तो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप पे पूरा रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। जिस तरीके से इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से बनाए रखिए। फेसबुक को भी इसी तरीके से प्यार देना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लीजिए। और जितना ज़्यादा हो सके माँ बाप से प्यार कीजिए, क्योंकि हर जगह माँ बाप का रोल दिखता है कि माँ बाप किस तरीके से अपने आप को कुर्बान करने को तैयार है सिर्फ आपको बचाने के लिए। बस याद रखिएगा, बदतमीज़ी नहीं और उनसे ये सवाल मत पूछना कि उन्होंने आपके लिए किया ही क्या है।
नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। ये जिसने भी कराई है, जिसने भी तुम्हारे घर पे ये छोड़ी है, मैं उसके घर पे भेज सकता हूँ। आप उन्हीं के घर पे इसको जाने दीजिए, उन्हीं के घर पे छोड़ दीजिए। आज मतलब जो टोटका रखने आई थी औरत, उसकी बेटी के ऊपर वो प्रेतमात्मा आ गई है। अब वो सिद्ध गुरुओं से, तांत्रिकों से उतरवाती, उसे घूमती है, पर आज तक वो आत्मा नहीं उतरी। उसने ताबीज़ लिए, अपना घर खिलवाया, पर वो प्रेत आत्मा उसके घर से नहीं जा रही है।